Hello everyone. Welcome you all to Gyan Sagar classes. Today we are going to discuss about CA Foundation course जो कि अभी न्यू आया हुआ है, जिसका अभी तक एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। पास जो एग्जाम हुआ था दैट वाज बेस्ड ऑन प्रीवियस सिलेबस। अब जो नया एग्जाम जो भी अटेम्प्ट होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस न्यू सिलेबस। तो हम ब्रीफली इसको भी डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्टिव है, कौन सा आपका मल्टीपल चॉइस वाला पेपर रहेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें जो सब्जेक्ट साथ में पढ़ना है दैट इज हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक पोर्शन है लॉजिकल रीजनिंग दैट विल बी टेकन बाय मी। आई एम CS चंदन शर्मा। आई विल बी टेकिंग योर सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग। अब ये लॉजिकल रीजनिंग पे हम बाद में आएंगे कि उसमें क्या है, कितना पढ़ना है, क्या सब है। पहले हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि पेपर कौन कौन से रहेंगे, क्या हमारा पासिंग क्राइटेरिया होगा, क्या हमारा वेटेज है, किस पोर्शन का, उस पे एक बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फाउंडेशन कोर्स की ये न्यू स्कीम है जो अभी नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। पेपर वही 4 है, पहले भी 4 पेपर थे, अभी भी 4 पेपर है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पेपर नंबर में 4 ही थे, पहले भी अभी भी 4 है। पहला पेपर आपका अकाउंटिंग वही है, बिजनेस लॉज। इसके साथ पहले BCR था, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, उसको हटा दिया गया। अब ये कंप्लीटली लॉ का ही सब्जेक्ट रह गया है। इसमें अब वो पोर्शन आपको नहीं मिलेगा जो प्रीवियस सिलेबस में आपका इसके साथ BCR बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग था, वो अब की बार नहीं है। आपका ये पूरा पेपर बिजनेस लॉज ही कहलाएगा। इसमें लॉ का कंटेंट है, ये BCR वाला पोर्शन हटा दिया गया है। अदर देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वही सेम है, 40 मार्क्स का इसमें आपका मैथ्स है, 40 मार्क्स का आपका स्टैटिस्टिक्स है और 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है। कुछ इंटरनल चेंजेस हो सकते हैं इसमें, बाकी लॉजिकल रीजनिंग तो एज इट इज वही है जो पहले था, उसमें कोई चेंज नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इसके साथ पहले BCK था, उसको हटा दिया गया। 40 मार्क्स का ये कंटेंट अब आपको नहीं मिलेगा। तो BCK और BCR टोटली इस सिलेबस में से एलिमिनेट कर दिए गए हैं, वो अब नहीं है। तो आपको जो नया सिलेबस है उसमें ये दो सब्जेक्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, BCR एंड BCK, जो कि पहले प्रीवियस वाले सिलेबस में इंक्लूडेड थे। नाउ कमिंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन, हमारे लिए अभी कौन सा पेपर है बेटा? पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका पोर्शन हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। उस पे ही हमें मेनली डिस्कस करना है कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कितना कंटेंट है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या डिफिकल्टी लेवल उसका रहेगा। टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ एग्जाम, अगर पैटर्न देखें तो शुरू के जो 2 पेपर है वो सब्जेक्टिव है और ये जो 2 पेपर है ये पेपर 3 और 4 पहले भी MCQ बेस्ड थे, अभी भी MCQs ही आएंगे इसमें। और पहले भी दोनों ऊपर वाले पेपर आपके सब्जेक्टिव थे, अभी भी दोनों पेपर क्या है? सब्जेक्टिव है। तो पैटर्न में एज सच कोई चेंज नहीं हुआ है, वही 100 मार्क्स ईच, तो 400 मार्क्स का टोटल आपका रहेगा। और आपको स्कोर कितना होता है? पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा? 50%। दैट मीन्स यू नीड टू स्कोर 200 मार्क्स टू पास दिस एग्जाम। 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव थे, पहले भी 2 पेपर पहले भी ऑब्जेक्टिव थे, अभी भी सेम वो ही है। पैटर्न में एज सच कोई चेंज नहीं आया। यस, सब्जेक्ट वाइज आपके 2 सब्जेक्ट पूरी तरह से हटे हैं। मार्क माय वर्ड्स, BCR BCK जो कि सिंपल सब्जेक्ट्स थे, बहुत ज्यादा स्कोर अच्छा कर सकते थे बच्चे क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था, वो 2 सब्जेक्ट अब नहीं रहे हैं। लॉ में कंटेंट बढ़ा दिया गया है, इकोनॉमिक्स का भी कंटेंट आपका बढ़ा दिया गया है। तो अब आप भूल जाइए कि BCR और BCK जैसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है दैट रिमेन्स सेम, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। पहले भी 4 टॉपिक मतलब 4 चैप्टर्स आपको दिए थे, वही 4 चैप्टर्स अभी भी इंक्लूडेड हैं। तो अब आ जाते हैं सीधे, हम बात उसी की कर लेते हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम कौन से पार्ट पे फोकस करने वाले हैं? लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट पे। तो सबसे पहले तो ये हमारा पेपर 3 से हमारा शुरू होगा।
जर्नी हमारी कहां से शुरू होगी? पेपर 3। तो पेपर 3 पूरा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द सेम। मैंने आपको वैसे डिवीजन बता दिया 40 40 एंड 20। 40 मैथमेटिक्स का, 40 स्टैटिस्टिक्स का और 20 मार्क्स का आपका क्या रहेगा? लॉजिकल रीजनिंग। यहां से आप देखेंगे ये आपके कंटेंट दे रखे हैं, यहां पे क्या क्या आपका मिलेगा इसमें। तो सबसे पहला जो पोर्शन है बेटा आपका क्वांटिटेटिव में, ये आपको क्या बोल रहा है, किस नाम से दिया है ये आपको? बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स की। 40 मार्क्स का आपका दिया हुआ है बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसमें आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लोगरिथम ये सब दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका equation, linear inequalities with objective functions and optimization with respect to objective function, mathematics related to finance इसमें दे रखी है, जैसे कि simple interest, compound interest, depreciation, effective rate of interest, present value NPV, future value, perpetuity, annuities, sinking funds, valuation of bonds, calculating EMIs, ये सारा आपको यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स में। और लास्ट में कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स, जिसमें नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, ये सारा इसमें इंक्लूडेड है। प्लस परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस एंड बेसिक्स ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी फंक्शंस। एंड लास्ट टॉपिक आपको दिया गया है बेसिक एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलेशन, कैलकुलस के। तो बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आई डोंट थिंक इसमें भी आए हैं। टॉपिक शायद पहले भी यही थे और अभी भी ज्यादा कुछ खास इसमें चेंज नहीं किया है। 40 मार्क्स ही था पहले भी, 40 मार्क्स ही अभी है। हाँ, जो पोर्शन हमें डिस्कस करना है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरा जो पोर्शन आपका है ये ही हमारा मेन है फोकस। 20 मार्क्स के लिए हमें पढ़ना है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इज नॉट एग्जैक्टली मैथमेटिक्स बेटा, ये एग्जैक्टली मैथमेटिक्स नहीं है। इसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज होते हैं लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं होती है। जैसे मैथ्स में फॉर्मूला पुट करके आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, यहां पे लॉजिक अप्लाई करना है, फॉर्मूला नहीं होगा। सेम है कंटेंट, कोई चेंज नहीं है। यही नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑड मैन आउट पहले 9th चैप्टर है आपका, उसमें फर्स्ट मतलब डायरेक्शन टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट है और ब्लड रिलेशन है। यही 4 टॉपिक प्रीवियस में थे, यही 4 टॉपिक अभी है। देयर इज नो चेंज एज सच, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। देयर इज नो चेंज। इसको आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे पिछले वाले सिलेबस में था, कोई इसमें खास परिवर्तन नहीं है। बस वो के वो ही कंटेंट आपको दिए गए। मे भी हो सकता है इंटरनली कुछ क्वेश्चंस चेंज किए हो, लेकिन कंटेंट वो का वो है। ये टॉपिक्स यही थे पिछले वाले सिलेबस में भी और अभी भी यही टॉपिक्स आपके रहेंगे। फिर बाद में जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। वो आपका 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स का है, जिसमें आपको क्या क्या दे रखा है? statistical description of data, measures of central tendency and dispersion, probability, theoretical distributions, correlation and regression, इंडेक्स नंबर्स। ये पूरा आपका स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन है 40 मार्क्स का। तो अगर मैं पूरे सब्जेक्ट की बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो दैट इज ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें से हम पढ़ेंगे 20% के लिए। एंड बेटा बिलीव मी 20% ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। ये 20% भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये आपके लिए स्कोर करने में अच्छा है। जैसे अब एग्रीगेट की बात करें, यू नीड टू स्कोर 200 मार्क्स चारों पेपर के मिला के। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है किसी पेपर में आपको कम मिलते हैं, जैसे 40 मार्क्स ही मिले, तो दूसरे में आपको 50 से ज्यादा लाने पड़ेंगे, 60 लाने पड़ेंगे। तो देयर यू नीड सम एडिशनल थिंग्स। तो ऐसे सब्जेक्ट वहीं काम आ जाते हैं कि जो इजी होते हैं, सिंपल होते हैं, थोड़ा सा आप उस पर मेहनत करेंगे तो आपको और अच्छा करने में मदद मिल जाएगी। जैसे कि आप स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मान लीजिए नहीं है, इफ यू आर नॉट दैट गुड, आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं आती चीजें, आप नॉर्मल नॉर्मल कर लेते हो, तो आपको लगता है कि यार पास भी कैसे होंगे फिर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो बेटा ये 20 मार्क्स है ना पासिंग के लिए, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी लेवल आपका कुछ भी नहीं है। आप एक बार साथ साथ पढ़ेंगे हमारे
उसके बाद आपको प्रैक्टिस एक बार करनी है, उसके बाद एग्जाम में इजीली आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, कैसे करेंगे ये सब नहीं देखना। आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, देन आफ्टर एग्जाम के टाइम पे आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को। दीज आर दैट सिंपल, ये इतने सिंपल है, बट हाँ समझ में आए तो समझाना जरूरी है। तो एक टेक्निक हम समझेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसी टेक्निक से बाकी के क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम ये आ जाती है कई बार बच्चों को कि देयर इज नो सेट फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं होता। तो बच्चे कहते हैं सर बिना फॉर्मूला के हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो फॉर्मूला नहीं है बेटा, बट लॉजिक तो होता है माइंड में हर चीज के लिए। तो जैसे जैसे आप इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, डे वन से नहीं आता बेटा, डे वन से वो चीज नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आपको वो लॉजिक धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमारा टारगेट है दीज 20 मार्क्स जो हमें सीए फाउंडेशन में कहा मिलेंगे बेटा, पेपर 3 में। ये 20 मार्क्स के लिए हमें यहां पे पढ़ना है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, विच पेपर? पेपर नंबर 3। और उसमें भी पोर्शन, उसका सेकेंड पोर्शन हम देखेंगे 20 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग, जिसके टॉपिक ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिए। अब आ जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लॉजिक एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स। अब मैंने बोला लॉजिक क्या है बेटा, लॉजिक क्या होता है? जैसे कि सपोज करो आप किसी भी चीज में कई बार लोगों को बोल देते हो इतना भी नहीं समझते क्या, ये तो लॉजिक है ना, इसमें तो लॉजिकल सी चीज है। जैसे सपोज करें इफ समबडी इज ओपनिंग अ लॉक, तो आप क्या कहोगे? उसके पास चाबी होगी, दैट्स व्हाई ही इज ओपनिंग अ लॉक, लॉजिक है ना। दिस इज समथिंग दैट इज लॉजिक। इफ अ डॉग इज बार्किंग, किसी के पास डॉग है और वो भौंक रहा है, घर में है फिर भी भौंक रहा है, दैट मीन्स आप क्या सोचोगे? सम स्ट्रेंजर हैज कम, कोई स्ट्रेंजर आया होगा इसलिए डॉग इज बार्किंग। तो ये भी लॉजिक है। तो लॉजिक इज समथिंग दैट इज, यू कैन से इट इज अ कॉमन सेंस। वो कॉमन सेंस वाली चीज है कि एक पैटर्न हमारे सामने होता है कई बार, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चीजों को एनालाइज करके आगे की चीजें बता सकते हैं। रीजनिंग में भी कई तरह की रीजनिंग होती है, जैसे वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। हमें जो टॉपिक्स दिए गए हमें उन्हीं पे फोकस करना है। हमारा मेन टारगेट है कि हमें जो टॉपिक दिए हमें अच्छे से कवर करने हैं। इस तरह से कवर करने की इस 20 में से हम टारगेट ये रखें कि हमारे 18 या 20 ही आने चाहिए, इसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। ज्यादा नहीं है बेटा, 18 या 20 मैंने बहुत ज्यादा नहीं बता दिए, क्योंकि जब आप कंटेंट देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यू वुड डेफिनेटली अग्री विद मी कि 18-20 लाया जा सकता है। हम बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, तो 18 और 20 नंबर यहां से लाना आपका एक टारगेट है कि इसमें हमें 20 में से 18 या फिर 20 तो लाने ही लाने हैं। अगर किसी ने सोच लिया है कि 100% ही लाना है तो वो 20 के लिए, और अगर किसी के कटते हैं नंबर तो वो 18 के लिए। तो हमें इसमें और कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, बस ये सोचना है 18 या 20 नंबर मुझे इस पर्टिकुलर जो टॉपिक मेरा दिया लॉजिकल रीजनिंग का उसमें स्कोर करना ही है। और ये 20 नंबर मुझे पास होने में भी मदद करेगा, अच्छा स्कोर करने में भी मदद कर सकता है। जो बच्चे से पास की उम्मीद रखते हैं उनके लिए पासिंग हो सकता है, और जो बच्चे अच्छा स्कोर लाने का सोचते हैं उनके लिए अच्छा स्कोर लाने में भी ये मदद कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी किसकी? लॉजिकल रीजनिंग की। देखो इसमें जो हमें पहला चैप्टर दे रखा है दैट इज चैप्टर 9। 9 क्यों है बेटा? क्योंकि पूरी बुक में 8 तक चैप्टर किसके हैं? मैथमेटिक्स के हैं, जो आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स है। तो 9 से आपका लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे चैप्टर आपका दे रखा है 9। अब चैप्टर 9 का नाम क्या है? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ओड मैन आउट सीरीज। 3 टॉपिक दे रखे हैं इसमें टोटल, एक नहीं है बेटा। चैप्टर इज वन बट देर आर 3 टॉपिक्स गिवन। वन इज नंबर सीरीज, other is coding decoding, and one more topic that is the third topic is odd man out series। अब ये 3 टॉपिक हमें वन बाय वन यहां पे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन नंबर सीरीज को।
अब सबसे पहले सीरीज क्या होती है? सीरीज मतलब एक के बाद एक चीजों का चलना, दैट इज नोन एज सीरीज। तो यहां नंबर की सीरीज होगी। क्या होगी बेटा? नंबर की सीरीज होगी। मतलब कुछ नंबर चलेंगे, आपको उन नंबर में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो नंबर सीरीज में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं एक सीरीज बताता हूं आपको, जिससे आपको आइडिया हो जाए नंबर सीरीज कहते किस चीज को है। जैसे सपोज करो मैं नंबर्स लिखूं 1 3 5 7 एंड बाद में लिख दूं क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा यहां पे? क्या आएगा? 1 3 5 7। तो आगे हम लिख सकते हैं क्या आएगा? 9, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो दिस इज अ सीरीज ऑफ ओड नंबर्स। ये सारे ओड नंबर्स है और इनकी सीरीज चल रही है, तो आगे 9 आएगा, फिर उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा। ठीक है, तो प्रीवियस पैटर्न देख के मैंने आगे का नंबर लिख दिया। बट क्या सारे क्वेश्चन में मुझे नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज ही पूछेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला टाइप होता है नेक्स्ट नंबर ऑफ सीरीज। क्या फाइंड करना होता है बेटा? नेक्स्ट नंबर ऑफ सीरीज। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जो आपके आते हैं मिसिंग नंबर ऑफ सीरीज। सीरीज में कोई मिसिंग नंबर भी हो सकता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर होगा। एंड डोंट वरी, आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, बट ऑप्शन वैसे देखा जाए तो कंफ्यूज ही करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सिमिलर से दिए हुए रहते हैं, तो कई बार आप कंफ्यूजन में दूसरा भी लगा सकते हो। बट हम तो टेक्निक सीख लेंगे, तो हम सही ऑप्शन पे ही टिक करेंगे, गलत को कभी भी टिक नहीं करेंगे। फिर तीसरा आपका आता है नेक्स्ट जो है लास्ट, दैट इज इनकरेक्ट नंबर ऑफ सीरीज। मतलब सीरीज आपको पूरी दी रहेगी, सीरीज आपको पूरी दी हुई रहेगी, लेकिन उसमें एक नंबर कोई गलत होगा और आपसे पूछेगा कौन सा नंबर गलत है बताओ। तो कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए? 3 टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर ऑफ सीरीज पहला टाइप, सेकेंड इज मिसिंग नंबर ऑफ सीरीज, थर्ड इज इनकरेक्ट नंबर ऑफ सीरीज। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेंगे नंबर सीरीज में। अब मैंने एक तो एग्जांपल आपको दे दिया था। मिसिंग में क्या होगा? जैसे सपोज करो इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते, इसी को बता देते हैं, एक ही क्वेश्चन से हम सारा ही समझ लेंगे तीनों टाइप्स। जैसे सपोज करो मैंने यहां बीच का नंबर खाली छोड़ दिया होता और बोलता यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन दे देता 4 और बोलता यहां पे क्या आएगा, तो अब आप क्या बोलोगे? यहां पे क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये मिसिंग नंबर का हो गया। अब बात करते हैं इनकरेक्ट नंबर ऑफ सीरीज। तो इनकरेक्ट में क्या करता बेटा? ये इसी नंबर को क्या मैं लिख दूं, 10 लिख के सीरीज को ऐसे दे देता और बोलता आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज या इनकरेक्ट नंबर इन द सीरीज। तो आप किसको टिक करते? डेफिनेटली यू वुड टिक 10। 10 को टिक करते, बिकॉज 10 इज नॉट एन ओड नंबर। ये ओड नंबर थोड़ी ना है, ये तो इवन नंबर है, वी ऑल नो। तो ये तो इस सीरीज का पार्ट हो ही नहीं सकता, ये इस सीरीज का पार्ट हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें ध्यान रखना है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। पहला नेक्स्ट नंबर ऑफ सीरीज, दूसरा मिसिंग नंबर ऑफ सीरीज और तीसरा इनकरेक्ट नंबर ऑफ सीरीज। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल अगर थोड़ा बहुत है तो वो किसमें है? इनकरेक्ट वाले में। ये सारे क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं आएंगे आपके ओड नंबर इवन नंबर वाले। कई बार हमें समझ ही नहीं आता विच नंबर इज इनकरेक्ट। सिंपल वाले देखे तो ये वाला सबसे सिंपल होता है और ये है एक तरह से मॉडरेट, तो मैं इसको कह सकता हूं इजी, मॉडरेट, और यहां पे बोलूंगा थोड़ा सा आप इसको डिफिकल्ट मान सकते हो कि ये वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं। ये आप मान के चलो कि कुछ ना कुछ तो यहां पे डिफिकल्टी लेवल होगा, तो ये लेवल बाय लेवल भी आप इन क्वेश्चंस को मान सकते हो कि दीज आर हैविंग अ काइंड ऑफ लेवल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे आपके सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चंस किस किस तरह के दिए हुए हैं। पहले एक बार कंटेंट वहां का देख लेते, क्योंकि अल्टीमेटली बेस तो वही हमारा, आपका जो स्टडी मटेरियल सीए इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज योर बेस।
उसी से रिलेटेड हमें पढ़ना होता है, हमें उसके बाहर नहीं जाना। बाहर इन द सेंस कि हमें पहले एडिशनल कंटेंट कुछ भी नहीं देखना, हमें पहले क्या देखना है कि हमें वहां से क्या मिला इंस्टीट्यूट से, हम उसको अच्छे से समझ लें। देन आफ्टर यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एडिशनल क्वेश्चन इफ यू विश टू। वरना एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो लॉजिकल रीजनिंग में तो n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, जितने करो उतने कम है। लेकिन लॉजिक समझ में आया हुआ है तो कैसा भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहां पे क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। अब इन्होंने देखो सीरीज में भी दोनों सीरीज ले ली, नंबर सीरीज भी ले ली और अल्फाबेट की सीरीज भी ले ली। हम अल्फाबेट सीरीज पहले नहीं डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले कौन सी सीरीज डिस्कस करेंगे, नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे कि नंबर की सीरीज कैसी कैसी हो सकती है। अब देखो सबसे पहले इन्होंने बेटा आपसे मिसिंग टर्म ही पूछ लिया, पहले क्वेश्चन में ही, पहले एग्जाम्पल में ही आपने पूछा क्या है, मिसिंग टर्म। बेटा वैसे ऑल दो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है बट हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, हम अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि हम आइडिया लगा सके हमारा लॉजिक क्या है, इनका लॉजिक हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका होगा, देयर मे बी डिफरेंट वेज टू सॉल्व द सेम क्वेश्चंस। तो यहां पे हो सकता है सॉल्यूशन कुछ और दिया हो, हमारा हो सकता है कुछ और हो, और कई बार ऐसा भी होगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होगा, हमारा भी वही होगा, मॉड्यूल में भी आपको वही मिलेगा। तो यहां पे देखते हैं 2 7 16 ये दे दिया, फिर एक स्पेस छोड़ दिया, फिर बोला है 46 67 और 92। 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर है, बीच का नंबर आपको नहीं पता है, एंड दे आर आस्किंग यू टू फिल द सेम, और ये कह रहे हैं कि भर दो इस नंबर को, आप बताओ कि इसमें क्या आ रहा है। ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, पहले ट्राई करते हैं, तो इसके कुछ लॉजिक होते हैं, वो मैं आपको लॉजिक बताता हूं। ऐसे तो हम क्या ही तुक्का लगाएंगे, ऐसे तो कुछ भी तुक्का नहीं लग सकता बेटा, ऐसे कैसे समझ में आएगा कि मैं इसमें क्या करके देखूं। सर आपने तो कुछ बताया ही नहीं, आपने कहा बस पहले ऑड नंबर वाली सीरीज बता दी और अब सीधा दूसरा क्वेश्चन ले लिया, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। डोंट वरी बेटा, आई एम टेलिंग यू सम ऑफ द लॉजिक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारे लॉजिक कवर कर लेगा, कुछ लॉजिक हम नंबर सीरीज में लगा सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है, हर जगह पे अप्लाई हो सकते हैं जहां भी आपको नंबर सीरीज मिले। उन लॉजिक को मैं आपको बता देता हूं पहले। अब देखो नंबर सीरीज के लिए कुछ हम स्टैंडर्ड लॉजिक बोल सकते हैं कि क्या क्या लगता है। पहला लॉजिक ऐड और सब्ट्रैक्ट का होता है। क्या ऐड करूं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब सीरीज अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपका कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस उसमें होगा, कुछ जुड़ रहा होगा, मे बी कॉमन डिफरेंस हो, मे बी हो सकता है पहले 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, इस तरह से चलाओ, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लो, नेक्स्ट नंबर भी समझ में आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, जब नंबर बड़े से छोटा होता हुआ चलेगा तो हम सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लगाएंगे, और जब नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो हम एडिशन वाला लॉजिक लगाएंगे। समझ लो कैसे, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने पहले यहां लिखा 2, फिर मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 11, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द सेम, कैसे आइडेंटिफाई करूं कि यहां पे क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं 2 और 5 में कितना डिफरेंस है। तो मैंने देखा यहां पे अगर 3 ऐड करूं तो मुझे 5 मिलता है, गॉट इट, 3 ऐड करने से 5 मिलता है। मैंने सोचा 3 वापस ऐड करके देखते, क्या पता नेक्स्ट नंबर मिल जाए, मैंने वापस से 3 ऐड किया, आई गॉट 8, फिर मैंने 3 ऐड किया, लॉजिक कंफर्म कि मुझे नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा, बाय एडिंग 3, बाय एडिंग 3, बाय एडिंग 3। तो नेक्स्ट नंबर में क्या ऐड कर दूं, 3 ऐड कर दूं, आई विल बी गेटिंग 14, दिस विल बी माय नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। बट हमेशा जरूरी नहीं है 3 ही ऐड हो, कई बार हो सकता है ऐसा भी मिले, जैसे पहले आया 1, फिर आया 2, फिर आ गया 4, फिर आ गया 7, फिर उसके बाद आ गया 11। अब पूछ लिया व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, अब थोड़ा सा पंगा है, अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर बार कुछ ऐड तो हो रहा है पर वो सेम नहीं है। जैसे यहां पे हम बोलें तो देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, ये
3 था हमेशा, लेकिन यहाँ पे तो 3 नहीं है, नीचे वाले में क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले किया है +1, फिर किया है +2, फिर किया है +3, फिर किया है +4। तो अब की बार क्या प्लस करेंगे, समझ में आ रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं, तो अब हम 5 ऐड करेंगे इसमें, देन वी विल बी गेटिंग आवर नेक्स्ट नंबर। तो प्लस कर दो 5, you will be getting 16 as your next number of series. Same डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रहेगी सीरीज, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे, सबट्रैक्ट का लॉजिक अप्लाई कर देंगे। तो पहला लॉजिक हमेशा हम यही लगाते हैं, ऐड करो कुछ या फिर सबट्रैक्ट करो कुछ। अब आते हैं दूसरे लॉजिक पे। सेकंड लॉजिक क्या होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड का लॉजिक हो सकता है। बेटा जब नंबर बहुत ज्यादा डिफर कर रहा हो, मतलब एक नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर आपका है वो बहुत बड़ा है, दैट इज टू बिग, तो इसका मतलब ऐड से नहीं आया है, वो किससे आया है, मल्टीप्लाई से आया है। किससे आया बेटा, मल्टीप्लाई से आया है। फॉर एग्जाम्पल 2, 20, 200, 2000, 20,000, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, कैन यू गेस द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, देखो 2 का 20 बना, अब हम अगर डिफरेंस से करने की कोशिश करें तो बेटा ये बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा ये काम। ज्यादा बेटर है मल्टीप्लाई या डिवाइड का। देखो 2 when multiplied by 10 we get 20, 20 when multiplied by 10 we get 200, इसको 10 से करेंगे 2000, इसको फिर 10 से करेंगे 20,000, तो फिर 10 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 लाख। तो जब भी हमें नंबर इस तरह से बढ़ते हुए दिखाई दे, जिसमें ऐड करने से बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता हो, तो हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, मल्टीप्लाई का। और जब कम होते हुए हो, डिक्रीजिंग में हो, तो हम क्या लगाते हैं, डिवाइड वाला लॉजिक लगाते हैं। अब अगेन वही चीज है, यहां पे तो सेम मल्टीप्लिकेटिव यूज किया मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया बेटा हर बार, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 10 से मल्टीप्लाई हो, हर बार 10 से मल्टीप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, वो हम कैसे पता लगाएंगे, इसका भी एग्जांपल देता हूं। इसमें अब हम नंबर छोटे लेंगे, हम बड़े नंबर्स नहीं ले रहे। 1, 1, 2, फिर उसके बाद में 4, सॉरी 8, फिर उसके बाद में आगे का नंबर आपसे पूछ रहा है 1, 1, 2, 8, देन आस्किंग व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ सीरीज। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ना तो ये ऐड वगैरह से होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कैसे हुआ है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 वी विल गेट 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 वी विल गेट 2। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो क्या आता है 4, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। आप देखना इनमें भी 2 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है कि पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया। अब की बार मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 8 से मल्टीप्लाई करना है, देन आई विल बी गेटिंग द नेक्स्ट नंबर ऑफ सीरीज दैट इज 64। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड का लॉजिक भी आप लगा सकते हो। डिवीजन कब होगा, व्हेन द सीरीज इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मल्टीप्लिकेशन कब होगा, व्हेन इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप ये ध्यान रखेंगे कौन सा लॉजिक कब अप्लाई करना रहेगा। क्लियर है, दो लॉजिक ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरे लॉजिक पे चलते हैं कि थर्ड लॉजिक इसका क्या रहेगा। बिफोर दैट, गोइंग ऑन द थर्ड लॉजिक विल बी टू हेस्टी, बहुत जल्दी हो जाएगी। तो हम थर्ड लॉजिक पे जाने से पहले अपना क्वेश्चन देख लेते हैं जिसको हम छोड़ के आए हैं वहां पे। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन हम शुरू कर चुके हैं, उसको पहले देख लेते हैं क्योंकि वो ऐड से ही हो रहा है, उसमें एडिशन वाला ही लॉजिक लगेगा। तो हम एक बार वो करेंगे, देन आफ्टर हम थर्ड, फोर्थ और आगे के लॉजिक भी देख लेंगे। तो अब हमने क्वेश्चन कहां छोड़ा था, ये रहा हमारा क्वेश्चन 2, 7, 16, 46, 67 एंड 92। How this is possible, how they are doing this thing, we will
ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। पहले हम वही ऐड वाला लॉजिक देखते हैं। यहां पे मैंने 5 ऐड किया है तो मुझे क्या मिला 7। बाद में मैंने कितना ऐड किया है 9 ऐड किया है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता यहाँ क्या नंबर आएगा। आगे के तो नंबर्स दिख रहे हैं बेटा, उनको करके देख लो उनमें क्या लॉजिक है। 46 और 67 में 46 और 67 में कितना डिफरेंस है आपका? कितना डिफरेंस है बेटा बोलो? 21 का। कितना डिफरेंस है? 21 का। यहां पे डिफरेंस कितना है 67 और 92 में? 25 का। अब मुझे लॉजिक कुछ कुछ आइडेंटिफाई हो चुका है कि कुछ लॉजिक तो बन रहा है यहां पे, और वो लॉजिक क्या है मुझे समझ आ गया कि 5 और 9 में कितना डिफरेंस है बेटा? 4 का। इसका मतलब जो भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं उन नंबर्स में डिफरेंस 4 का है। पहले मैंने 5 ऐड किया, 5 + 4 9 ऐड किया। ऐसे सेम उधर देख लो, पहले 21 ऐड हुआ है, फिर कितना ऐड हुआ है 25, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4 का है। तो अब मुझे पता चल चुका है मुझे किससे इसको ऐड करना है, क्या ऐड करना है। तो 9 + 4, मेरे को 9 + 4 कितना मिला 13। तो मुझे यहां पे क्या ऐड करना है बेटा +13। क्या ऐड करना है +13। अब 13 को 16 से ऐड करें तो क्या आएगा बेटा आपका 29। 29 विल बी द मिसिंग नंबर ऑफ सीरीज। आगे का भी एक बार चेक कर लो, एग्जाम में नहीं करना है, यहां के लिए बोल रहा हूं कि आगे मेरे को क्या ऐड करना था और क्या मुझे आगे कुछ ऐड करने से यही नंबर मिलता है या नहीं मिलता। अब 13 में +4 करेंगे तो क्या आएगा 17। 13 में 4 प्लस करने से क्या आएगा 17। तो अब आप इसमें 17 प्लस करें तो 29 में 17 प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 46। तो ये इस बेसिस पे आपका आंसर निकाला जा सकता है। तो योर आंसर विल बी 29, जो मैंने वहां पे आपको लिख के दे दिया है। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा डिफिकल्टी लेवल यहां पे आपको नहीं दिखेगा, बस लॉजिक लगाना है। और लॉजिक लगाना उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो लॉजिक को समझ लेते हैं, पर अगर कोई इसको रटने की कोशिश करेगा तो कितने क्वेश्चन करोगे बेटा ऐसे रट के? याद नहीं कर सकते। यू कांट लर्न दीज थिंग्स, यू हैव टू बी वेरी लाइक मेक अप योर माइंड लाइक दिस कि हमें इनको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, हमें इन क्वेश्चंस को लर्न नहीं करना है। देयर इज नो सेट फॉर्मूला एज सच। हाँ, फिर भी मैं आपको कई सारे लॉजिक बता रहा हूं जिन लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। फिर एक देखो, इसमें रॉन्ग टर्म वाला भी बोला है, पर ये मैं नहीं बता रहा हूं पहले, क्योंकि हम पहले आगे के लॉजिक देखेंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम वापस से चलते हैं अपने लॉजिक्स पे। हमने 2 लॉजिक ऑलरेडी देख लिए, थर्ड लॉजिक मेरा, सीरीज में चीजें बहुत ज्यादा चेंज होती हुई दिखाई देती है। मतलब ना प्लस कुछ हो रहा है ना मल्टीप्लाई कुछ हो रहा है, कुछ अलग ही नंबर दिख रहे हैं, कुछ अलग ही नंबर दिख रहे हैं। मैं पहले सीरीज लिखूंगा देन आफ्टर लॉजिक बताऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैंने लिखा सबसे पहले 1, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 9, फिर मैंने लिखा 16, फिर मैंने लिखा 25। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज? 1, 4, 9, 16, 25 and what will be the next number of the series? थोड़ा सा आइडिया लगा। All these are squares. ये सारे क्या है? स्क्वायर्स है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो नेक्स्ट किसका स्क्वायर होगा? यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 2 का है, 3 का, 4 का, 5 का, तो यहाँ किसका स्क्वायर आएगा 6 का। तो द नंबर विल बी 36। इसका मतलब सीरीज में स्क्वायर भी किया जा सकता है। अगर स्क्वायर किया जा सकता है तो बेटा क्यूब की भी सीरीज हो सकती है। यहां पे स्क्वायर और क्यूब दोनों लॉजिक आप साथ में ले सकते हो कि क्यूब्स भी हो सकते हैं। जब नंबर में ऐसा कुछ दिखे, जैसे ये आया 1, 8, 27, 64, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज, तो आप समझ जाओ कि ये स्क्वायर नहीं है, दीज आर क्यूब्स। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, देन यू हैव टू डू 5 का क्यूब, दैट इज 125। तो सीरीज में कई बार स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक भी हो सकता है।
इट माइट बी पॉसिबल, हमेशा नहीं होता, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। तो शुरू हम कौन से लॉजिक से करेंगे? कई बार ये भी माइंड में आता है हमें पहले कौन सा लॉजिक लगाना है। ऐसा नहीं हो कि आप पहले ही बहुत कुछ बड़ा लेवल पे करने लग जाओ, नहीं, आप आइडेंटिफाई करो पहले कि नंबर्स कैसे चल रहे हैं। आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लग जाएगा कि कब कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है। पर बेटा सीधे सीधे स्क्वायर क्यूब नहीं पूछता ये, कई बार जो नेक्स्ट लॉजिक है वो ज्यादा काम में आता है। अब नेक्स्ट लॉजिक कौन सा है वो देख लेते हैं। हमारा फोर्थ लॉजिक है स्क्वायर या क्यूब भी हो सकता है और उसके साथ कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं उसमें से। ये लॉजिक ज्यादा काम में आता है। डायरेक्टली स्क्वायर क्यूब देंगे तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, लेकिन उसमें अगर कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। पहले मैं स्क्वायर का ऐड सब्ट्रैक्ट बताऊंगा, फिर क्यूब का बता देता हूं। पहले स्क्वायर का देख लेते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। आपने पहले जो सीरीज लिखी थी उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 2, 5, 17, 26, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? अब ये थोड़ा अटपटा लगेगा, भाई ये परफेक्ट स्क्वायर तो लग नहीं रहे ना, ये क्यूब है, तो बने कैसे? हाउ दे आर फॉर्म बताता हूं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या बनता है बेटा? 2। 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या बनता है बेटा? 5। अच्छा मैंने एक नंबर बीच का मिस कर दिया, दैट इज 10। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10। फिर आता है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 17 और 5 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26। तो अब हमें क्या करना है? 6 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 37। आसान है, पर समझ में आया तो, वरना कई बार एकदम से देखने से चीजें समझ में नहीं आती। अब इसी को सब्ट्रैक्ट का लॉजिक बना देते तो सब्ट्रैक्ट में एक एक नंबर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 3, यहाँ पे क्या आएगा? 8, यहाँ पे आएगा 15, 24 और अब आपसे नेक्स्ट नंबर पूछेगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 35। क्या हो जाएगा नेक्स्ट नंबर? 35। 0, 3, तो 0 कैसे आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1, फिर सेम 2 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पे मैंने क्या किया? 6 का स्क्वायर माइनस 1। तो अगर एक बार चीजें समझ में आ जाती है, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले आते हो, तो ये भूलने वाली चीजें नहीं है, आप कभी नहीं भूलोगे और इजीली इनको अटेम्प्ट कर लोगे। 4 लॉजिक हमने ऑलरेडी कर लिए। पहला क्या था? ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखना। दूसरा मल्टीप्लाई डिवाइड का लॉजिक जब नंबर्स बड़े हो रहे हो। तीसरा हमारा क्या था? स्क्वायर और क्यूब करने का। और चौथा मैंने बताया स्क्वायर और क्यूब डायरेक्ट नहीं होते, कई बार उनमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ये भी लॉजिक लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड है, उसको पहले देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ है। मैंने आपको स्क्वायर का वहां बता दिया, क्यूब का क्वेश्चन हमें यहां मिल रहा है, तो हम वहां नहीं देख के यहां देख लेते हैं डायरेक्टली। अब देखो इन्होंने कैसे इस क्वेश्चन को बनाया है। रॉन्ग टर्म बतानी है बेटा, मैंने कहा था ना डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है रॉन्ग टर्म बताने में, क्योंकि कई बार समझ ही नहीं आता विच वन इज द रॉन्ग टर्म। तो इसको भी हम इजीली कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है। 9, 29, 65, 126, 2, 1, 7, 3, 4, 4, इतने बड़े बड़े नंबर हो रहे हैं तो ये प्लस से तो नहीं होगा। मल्टीप्लाई करके देखते तो 9 और 29 तो कोई मल्टीप्लिकेटिव्स में भी नहीं आएंगे, 9 का 29 कैसे बन जाएगा? चलो हम एक और लॉजिक लगाते हैं, 9 3 ज़ा 20, सॉरी हाँ 9 3 ज़ा 27 प्लस 2, ठीक है हो जाएगा। बट फिर 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा, ये कैसे आएगा? 29 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? ये तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये लॉजिक तो नहीं हो सकता। देन हम स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक लगाते हैं। स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर से शुरू करते हैं, चलो ये 3 का स्क्वायर है मान लेते हैं, एक बार हम पहले गलत करेंगे फिर सही करेंगे। 3 का स्क्वायर लगाते हैं 9,
बट ये 29 कौन सा नंबर हुआ? 5 का स्क्वायर करा, फिर उसमें क्या ऐड कर दिया? +4 कर दिया। ठीक है, 65 मतलब 8 का स्क्वायर +1, ये भी नहीं जा रहा। तो चलते हैं क्यूब पे, क्यूब से शायद सॉल्व हो जाए। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 2 का क्यूब 8 +1, बिल्कुल ठीक है। 3 का क्यूब 27 +1 कितना होना चाहिए था? 28, पर इन्होंने 29 लिखा है। हो सकता है ये +2 कर रहे हो सकता है ना कि ये +2 कर रहे हो आगे, पर बाकी नंबर्स देख लेते हैं उनमें क्या हुआ है, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे इनकरेक्ट कौन सा है। तीसरा नंबर देखो, तीसरे नंबर पे देखा 4 का क्यूब दैट इज 64 +1 65, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब परफेक्ट लॉजिक तो ये इम्परफेक्ट लग रहा है क्योंकि इसमें 28 आना चाहिए, ये क्या लिख रहे हैं? 29। एक नंबर और चेक कर लेते हैं हमारी तसल्ली के लिए, सारे नहीं चेक करने होते बेटा, लेकिन एक नंबर तो और चेक करना पड़ेगा। हम आगे वाला ही कर लेते, 126। 5 का क्यूब 125 +1 126, दैट मीन्स लॉजिक हमारा क्या है? लॉजिक अगर बोलूं तो क्या है? क्यूब में +1 करना है। जो भी आपका नंबर है उसके क्यूब में क्या कर दो? 1 प्लस कर दो, ये हमारा परफेक्ट लॉजिक रहेगा, बाकी इम्परफेक्ट है। तो मेरे को समझ में आया कि फिर तो यहां पे क्या होना चाहिए था? 28 होना चाहिए था, 29 कैसे आया? तो इसका मतलब 29 ही इसका रॉन्ग टर्म है सीरीज का, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज। ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे, याद रखना। पर इसमें एक और गलती करते हैं बच्चे, जो एकदम कॉमन वाली मिस्टेक है, बिल्कुल बेसिक वाली। होता क्या है बेटा, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिलेंगे। अब सही आंसर क्या है? 29, कि ये गलत टर्म है। अब ऑप्शन क्या मिलेंगे? जैसे सपोज करो इसके 4 ऑप्शन बनाते हैं आपके, 28, 29, 30 और 27, ये मैंने 4 ऑप्शन बनाए। अब आपको पता है गलत टर्म है 28, पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा? 28। तो कई बार जल्दी जल्दी में बच्चा 28 लगा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने लॉजिक अप्लाई करा, 3 का क्यूब 27 +1 इज इक्वल टू 28, इसका मतलब यहां क्या आएगा? 28। तो मेरे को दिखा ऑप्शन 28, तो मैंने लगा दिया। बेटा नहीं लगाना, क्योंकि ये सिर्फ क्या बोल रहा है? रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज को आइडेंटिफाई करो। तो रॉन्ग टर्म तो 29 थी, 28 तो राइट आंसर है उसका। तो आपको 29 वाला ऑप्शन ही टिक करना है, ये करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला बल्कि नेगेटिव जाएगा। तो ये भी एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आपको वो ही टिक करना है। ज्यादातर बच्चों की ये कॉमन मिस्टेक होती है कि अरे हम तो वो सही वाला आंसर लगाए जो हमने निकाला था, हमें लगा सही पूछ रहा है, ये टर्म कौन सी होगी? क्वेश्चन को पढ़ो पहले। अगर वो ये कहता है कि करेक्ट द इनकरेक्ट टर्म ऑफ सीरीज, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, नहीं पूछता ऐसा क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछता है तो आपको करेक्ट टर्म लिखनी है, वरना तो इनकरेक्ट ही टिक करवाएगा। पर बच्चे अगर ये करके आ जाएंगे तो वो गलत मान लिया जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। 1 9 25 49 81 121, ये तो बहुत ही आसान है बेटा, स्क्वायरिंग का है ये तो डायरेक्टली। बट स्क्वायर में भी देखो कौन से नंबर्स के स्क्वायर हो रहे हैं बेटा। पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब ऑड नंबर्स के स्क्वायर है, इवन नंबर के स्क्वायर नहीं है। बीच वाले सारे इवन नंबर छोड़ दिए। तो फिर इन्होंने किया 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, तो आप किसका स्क्वायर करेंगे बेटा? 13 का स्क्वायर करेंगे, दैट वुड बी 169। एक और टिप दूंगा आपको, बोनस टिप मान लो, है ना? ज्यादा बेटर रहेगा आप 20 तक के स्क्वायर्स लर्न करो। नॉर्मली लर्न होते हैं 10 तक के, 10 तक के तो सबको लर्न होते हैं, और कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको 20 के उससे आगे के भी लर्न होंगे। बट कई बार क्योंकि हम प्रैक्टिस में इन चीजों को नहीं लाते हैं तो शायद भूल जाते हैं। तो 20 तक के स्क्वायर्स आपको एटलीस्ट लर्न होने चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साथ एक और चीज, क्यूब्स में
10 तक के क्यूब्स तो आने ही चाहिए। 20 तक करो तो वेल एंड गुड, लेकिन 10 तक के क्यूब्स तो आपको आने चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो वो जो कैलकुलेशन वगैरह में टाइम लगता है ना, वो बच जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपकी मेमोरी में वो चीज फीड है, तो वो इजीली निकल जाएगी। क्लियर है? अब ये अल्फाबेट सीरीज हम आज नहीं डिस्कस करने वाले, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बोला था, हम पहले नंबर सीरीज ही डिस्कस करेंगे। और इस नंबर सीरीज के आपको मैं बता दूं, आपके मॉड्यूल में बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं लास्ट में, देखो यहां से चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये एक्चुअल में क्वेश्चंस कहां से होते हैं? एसएससी, आरआरबी, मैट, यूपीएससी के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंपाइल करके दे रखे प्रैक्टिस के लिए, कि आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये पहले नंबर सीरीज के ही काफी सारे क्वेश्चन हैं। तो इन द अपकमिंग क्लासेस वी विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चन। अल्फाबेट सीरीज का मैंने अभी कोई डिस्कशन आपसे नहीं किया है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में किस पे रहा है? नंबर सीरीज पे। आज के इस जो हमारा क्लास थी उसमें हमने क्या जाना? सबसे पहले सीए फाउंडेशन में कौन कौन से पेपर है, जो कि पहले थे वही है, कहाँ चेंजेस हुए, बीसीआर बीसी के हटा दिया गया है, उनका नामो निशान कहीं है नहीं, वो सब्जेक्ट हट चुके हैं। फिर हमने कहा पेपर 3 में हमारा फोकस किस पे रहेगा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है उसमें हमारा फोकस रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। दो जो सेक्शन है 40-40 की वो अलग है, हम अभी जो शुरू कर रहे हैं दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। अब आपको मैंने आज की क्लास में क्या पढ़ाया? हमने डिस्कस किया है नंबर सीरीज के बारे में। नंबर सीरीज क्या होती है, 4 तरीके के लॉजिक मैंने आपको बता दिए, अभी भी और लॉजिक है, ऐसा नहीं है लॉजिक खत्म हो गए। देयर आर 2-3 लॉजिक्स एक्स्ट्रा जो और बाकी है अभी, वो भी हम अपकमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपके लिए ये वीडियो, ये जो क्लास थी इंफॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आपको सीए फाउंडेशन से रिलेटेड क्लासेस लेनी है फेस टू फेस, लाइव या रिकॉर्डेड, तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है ज्ञान सागर क्लासेस, वो आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो आप देख लीजिए अपना कन्वीनियंस कि आपको किस तरह से क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड, लाइव या फेस टू फेस, तीनों तरह से क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है। थैंक यू सो मच for today, and definitely we will meet in the next class with some more tricks and techniques of logical reasoning.